हम अपने प्रयासों को, अपने कार्यों को डॉक्यूमेंटेड करें, अधिक से अधिक उन्हें प्रस्तुति के रूप में लाएं, प्रकाशन करें, प्रसारण करें। यह आवश्यक है, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसलिए इस सत्र का आरंभ हम लगातार लिखने वाले, लगातार प्रकाशित होने वाले हमारे विशिष्ट अतिथि भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर संजय द्विवेदी जी के साथ करेंगे। आपसे निवेदन कि सर आप आएँ और आज का यह विषय भारत की एकात्मता तथा जनजातीय संस्कृति पर अपने उद्गार व्यक्त करें। आज के इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष बैतूल के माननीय सांसद श्री दुर्गादास उइके जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, आदरणीय गिरीश कुबेर जी, रितेश पाठक जी, रविशंकर जी, डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी, आशीष अंशु जी, राजीव रंजन प्रसाद जी, ब्रजेश श्रीवास्तव जी और इस सभा में उपस्थित सभी आदरणीय मित्रों, भाई और बहनों। इसके पहले के सत्र में कुछ चर्चाएं मैं सुन पाया और उसको लेके लगा कि नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं 2 दिन हुई होंगी और इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए मैं सभ्यता अध्ययन केंद्र बनवासी कल्याण आश्रम और इस पूरे प्रकल्प से जुड़े हुए सभी मित्रों को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। ऐसे विमर्श जो आमतौर पे उपेक्षित हैं या नहीं किए जाते या जानबूझ के उनके बारे में बहुत बातचीत नहीं की जाती और बातचीत की भी जाती है तो कुछ अलग तरीके से की जाती है। हमारे मित्र यहाँ डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी बैठे हैं। ये मध्य प्रदेश में काफ़ी इस प्रकार के विमर्श इन्होंने अभी कराए, बौद्धिक विमर्श, जिसमें उन्होंने इसके अकादमिक पक्ष पे काफ़ी ध्यान दिया। बनवासी कल्याण आश्रम की अपनी एक यात्रा है, हमें पता है कि उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में जो काम किया और जिस प्रकार से जनजातियों के भीतर से नेतृत्व खड़ा किया। और आज हम देखते हैं कि बनवासी कल्याण आश्रम के प्रयासों के नाते सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और विविध क्षेत्रों में जनजातीय समाज से नेतृत्व सामने आ रहा है। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी ज़रूरत है कि नेतृत्व नीचे से आए। नेतृत्व जब ज़मीन से आएगा और वो आके अपनी बात कहेगा, उसका बहुत असर होता है। हम लोग 4 किताबें पढ़ के और 5 उद्धरण दे के कितनी भी बात बड़ी कहेंगे, उस बात का वो असर नहीं होगा जो ज़मीन से आए हुए लोग करेंगे, उन स्थानों से आए हुए लोग करेंगे जो इस संकट का सबसे अधिक सामना कर रहे हैं या जूझ रहे हैं। मुझे लगता है कि सच बोलने की ज़रूरत है और राजीव रंजन की भाषा में सच बोलने की ज़रूरत है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले उनको सुना, मैं नहीं बोल सकता, मेरी सीमाएं हैं, पर राजीव को मैं सलाम करता हूँ कि वो बोलते हैं। और जब इनकी किताब आई आमचो बस्तर, उसने एक नया डिस्कोर्स, नया विमर्श, कम से कम हिंदी क्षेत्र में किताबें उस तरह की नहीं थी। और तब से लेकर लगातार बस्तर के बारे में जो उन्होंने लिखा है और जिस प्रामाणिक तरीके से शोध करके लिखा, नौकरी करते हुए लिखा है, और मैं इनको इसके लिए बधाई देता हूँ। ऐसे अनेक लोगों को सामने आने की ज़रूरत है। हो सकता है कि अन्य लोगों ने काम किया हो, उन तक मेरी पहुँच ना हो, पर क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं इसलिए मैं इनके काम का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ। इनके काम पर एक बार हमें ध्यान देना चाहिए। नैरेटिव की जो जंग है वो वास्तव में बड़ी खतरनाक जंग है और हम सारी लड़ाइयाँ जीत जाते हैं, नैरेटिव की जंग हार जाते हैं, ये भी सच है। क्योंकि नैरेटिव बनाने वाले जो लोग हैं, जो किस्से गढ़ने वाले लोग हैं, हम में किस्सा को कम है, हमारे पास मैदानी लोग ज़्यादा हैं। हमारे पास दौड़ कर थकने वाले बहुत हैं पर बैठ के थकने वाले कम हैं। हमें बैठ के थकने वाले कुछ लोग खड़े करने पड़ेंगे और मुझे लगता है वो समय आ गया है कि हमने समाज का जो क्षेत्र है, मैदानी जो इलाका है, वो तो फतह कर लिया है, पर बैठ के जो काम करने वाले लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हमको तलाशने पड़ेंगे और नए लोग जोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, ये पूरी दुनिया जो बन रही है वो संवाद की ही दुनिया है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, आप कितना भी अच्छा करेंगे पर उसको अच्छा कहने वाले लोग भी चाहिए। जैसे जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते थे 14 के चुनाव के पहले, तो नीचे से कुछ लोग मोदी मोदी करते थे, उसकी जो प्रतिध्वनि होती थी वो उनके वक्तव्य से ज़्यादा होती थी कि शायद देश उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। कई बार हमारे अच्छे कामों को बताना तो दूर,
उल्टी व्याख्या करने वाले लोग बड़ी संख्या में, जो हमारे अच्छे काम की व्याख्या तो नहीं करते, उसके बारे में अच्छा नहीं बताते, पर उसकी बुरी व्याख्या बहुत करते हैं। इसलिए इस संवाद को स्थापित करने की आवश्यकता है और जनजातियों में जो नेतृत्व विकसित हुआ है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उस चीज़ को स्वीकार करे और सामने आए। हमें बौद्धिक नेतृत्व भी खड़े करने पड़ेंगे, जिस प्रकार हमने राजनीतिक नेतृत्व खड़ा किया। और आज देखिए शीर्ष पर अगर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी जैसा एक तपस्वी व्यक्तित्व जिसने पूरी ज़िंदगी संघर्ष के साथ अपनी यात्रा की, आज भारत के शिखर पद पर विराजी हैं। और ये आप इसकी साधारण घटना मत मानिए कि उनकी नियुक्ति का, उनके चयन का जिस प्रकार समाज जीवन के सब क्षेत्रों में स्वागत हुआ, क्योंकि हम लोग तो सोशल मीडिया को बहुत सर्च करते ध्यान से, मतलब सत्यपाल जी सोशल मीडिया पूरा भर गया था उस दिन। कौन ऐसा सामान्य से सामान्य व्यक्ति था जिसने उनकी फोटो नहीं लगाई और उनको बधाई नहीं दी, यानी कि किस प्रकार का कनेक्ट उन्होंने पैदा किया सामान्य जन से। ये बात होती है जब जमीन से कोई नेतृत्व आता है और जब कोई व्यक्ति चुन लिया जाता है, मनोनयन होता है। दरअसल वो मनोनयन नहीं था, वो लोगों के मन के आधार पर चुना गया नेतृत्व था। इसके नाते इतना जबरदस्त स्वागत उनका हुआ और मुझे लगता है कि जो लकीर वो खींचेंगी कि वो एक ऐसी राष्ट्रपति के रूप में इस देश में स्थापित होंगे कि जिसको बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा, जिस परंपरा हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर कलाम को याद करते हैं। एक कॉलोनियलिज्म ऑफ माइंड्स, वैचारिक साम्राज्यवाद की जंग हम अरसे से लड़ रहे हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब देश गुलाम भी था, एक 75 साल इस लड़ाई को लड़ते हुए हमें हुए हैं, जिसको मैं वैचारिक साम्राज्यवाद कहता हूँ, कॉलोनियलिज्म ऑफ माइंड्स कहता हूँ। अपने जैसा दिमाग बनाने की एक जंग है, वो विश्वविद्यालयों से भी है, वो मीडिया से भी है, वो समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में है, जिसमें वो ये चाहते हैं कि आप हमारे जैसा सोचने लगिए, हमारे जैसे विचार करने लगिए, हमारे जैसे ही आपकी विचारणा हो जाए। इस लड़ाई को भी हमें संबोधित करने की आवश्यकता है, अपने नायकों को याद करने की आवश्यकता है। अमृत महोत्सव ने हमको मौका दिया है और हम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया है। भगवान बिरसा मुंडा से लेकर छत्तीसगढ़ के वीर गुंडाधुर हैं, वीर नारायण सिंह, ऐसे अनेक लोग हैं जिनको आप जब जाएंगे वो हमारी स्मृति का हिस्सा बनेंगे। हमारे संस्थान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में एक हॉस्टल है लड़कियों का, उसका नाम रानी गादगिल्लू के नाम पे है। तो इस प्रकार से अपनी स्मृतियों को हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं, अपनी स्मृतियों का अपने नायकों को कैसे हिस्सा बना सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को जोड़ने का प्रयास हुआ है सरकार के माध्यम से, जिस प्रकार से अछूते क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में अभी प्रयाण ही नहीं होता था, मतलब बैजनाथ धाम भी पहली बार प्रधानमंत्री पहुँचे, इस प्रकार की यात्राएं भी हम कर रहे हैं, वो हमारी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। तो अपने श्रद्धा स्थानों को, अपने पूर्वजों को और इस तरह से देखने का, अभी एक दूरदर्शन ने एक 14 तारीख से अभी एक सीरियल प्रारंभ होने वाला है, स्वराज उसका नाम, जिसका परसों उसकी प्रीमियर हुई और उसकी लॉन्चिंग की आदरणीय गृहमंत्री जी ने आकाशवाणी भवन में। वो 75 एपिसोड उसके बनेंगे। अनाम नायकों की कथा है। पहली कहानी जो है बेंगलुरु की एक बहुत छोटी सी जगह है, उस रानी से शुरू होती है। ऐसे तमाम हमारे जनजातियों के नायक हैं जिनके बारे में उसमें स्मरण होना है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास हैं ये, जो कुछ सरकारी स्तर पर भी होंगे, कुछ निजी स्तर पर भी होंगे, कुछ लोग भी बैठ के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने तो देखा अमृत महोत्सव को लेके सामान्य जन में जो उत्साह है। आज मैंने एक खबर पढ़ी, आदरणीय सांसद जी, वो खबर पढ़ के मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया कि उसमें खबर में लिखा हुआ है मुकेश जी कि 20 रुपये का झंडा जो है 200 रुपये मिल रहा है। इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है कि इस देश में पहली बार झंडे की कीमत पे मैंने खबर पढ़ी कि झंडे की कीमत बढ़ गई है। एक ऐसा नायक हमारे पास आया है, एक ऐसा राजनेता हमारे पास आया है जिसने झंडे की कीमत बढ़ा दी, जिसकी कीमत लोग कम करने पे आमादा थे। कितना कम करना पड़े, कितने संकोच से काम चलाना पड़े। मैंने 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे देश ने छुट्टी का दिन बना रखा है, यह अवकाश का दिन है। उस दिन कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कम लोग, हम लोग स्वयं कई वर्षों ध्वजारोहण कर रहे हैं, बड़े सीमित संख्या में लोग उस कार्यक्रम को मतलब अटेंड करने के लिए आते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन देख रहा हूँ मैं इस चीज़ से कि लोग इस तरह से अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं। और बार बार जो ये बात कही जाती है सॉफ्ट पावर सॉफ्ट पावर सॉफ्ट पावर, ठीक है सॉफ्ट पावर तो है, पर सिर्फ सॉफ्ट पावर के आधार पर कोई भी देश न यशस्वी हुआ है न यशस्वी हो सकता है। सॉफ्ट पावर तो ठीक है, सॉफ्ट पावर हमारा आंतरिक गुण है, हमारा वैशिष्ट्य है, उसको लेके ही हम दुनिया के अंदर जाते हैं। किंतु सॉफ्ट पावर की जो
मशीनरी है उसकी रक्षा करने के लिए भी लोग चाहिए। इसलिए हमें अपने नायकों का स्मरण करना चाहिए। ये याद रखना चाहिए, देश देश में समुद्रगुप्त भी हुए, इस देश में स्कंदगुप्त भी हुए, ये देश वीरों और नायकों का भी है। ये तो ठीक है कि हमने अहिंसा से लड़ाई लड़ी और लड़ाई जीत गए, ठीक है, उस नैरेटिव में जाता नहीं और वो विवाद का विषय है। किंतु शक्ति जो है वही बहुत आवश्यक है। शक्ति हर तरह की, सामाजिक शक्ति भी, राजनीतिक शक्ति भी, आर्थिक शक्ति भी, सब प्रकार की हम शक्ति बनेंगे तभी हम अपनी सॉफ्ट पावर को बचा पाएंगे, वरना हमारी सॉफ्ट पावर का भी कोई लामदेवा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, और दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर वनों की बात हो रही है, जंगलों की बात हो रही है, लोक की बात हो रही है, तो जो प्रकृति जीवी समाज है उससे एक हमारा रिश्ता रहा है। प्रकृति से कोई दूर कैसे रह सकता है? और आप देखिए कि हमारे प्रभु श्री राम अगर वन नहीं जाते तो हमारी स्मृति का हिस्सा नहीं बनते। वो जंगलों में गए और अनेक ऐसे लोग जिन्होंने कुछ खोजा, कुछ रचा, वे जंगलों में गए। उस जमाने में राजपुत्र भी जंगलों में जाकर ही शिक्षा प्राप्त करते थे। यानी कि जो पूरी ज्ञान की आराधना थी, जो पूरी ज्ञान परंपरा है, भारतीय ज्ञान परंपरा, वो जंगलों में ही आकार ले रही थी। वो नगरीय व्यवस्था नहीं थी। और अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति में जाना है तो आपको जंगलों की तरफ जाना पड़ता था। वानप्रस्थ की व्यवस्था तो अलग है, पर जवानी के भी 25 साल आपको जंगल में ही लगाने पड़ते थे। चाहे आप राजा के पुत्र हो या सामान्य हो, आपको जंगलों की तरफ जाना पड़ता था विद्या अध्ययन के लिए, गुरु के आशीर्वाद के लिए, और वहाँ से आप सीख करके लौटते थे। यानी तो जो जंगल थे, जिसको हमने इस तरह रूपायित किया कि उपेक्षा के इस तरह के वो हैं, ये दंडकारण्य हैं, ठीक है, ये हमारी शिक्षा के, कौशल के, विकास के केंद्र थे। वहाँ पर सब प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। उसमें ज्ञान और उसकी शिक्षा है, और कौशल की शिक्षा है, सैनिक शिक्षा भी है, सब प्रकार की शिक्षा है। और इसी जो वनों की तरफ लोग गए, आप देखिए जो नहीं जा पाए वो अंत में गए। बुद्ध को देखिए, राजपुत्र हैं, घेरेबंदी हो गई, पिताजी ने पूरा घेर दिया चारों तरफ से, पर बुद्ध की संवेदना को देखिए। बुद्ध की संवेदना का स्तर क्या है कि जब उनको पता चला कि लोग बीमार भी होते हैं, लोग मरते भी हैं, लोगों के पास दुख भी होते हैं, उस दुख की खोज के लिए वो कहाँ गए? वो भी लोगों की मुक्ति के लिए राजपाट छोड़ देते हैं। तो हमारे यहाँ तो जो छोड़ता है उसको हम अपना हीरो मानते हैं, अपना नायक मानते हैं। महावीर भी जाते हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जो जंगलों की तरफ गए, वहाँ से मुक्ति का विचार लेकर के लौटे। और मुझे लगता है कि एक बार हमें अपने गाँव की तरफ, अपने जंगलों की तरफ, अपने रूट्स की तरफ जाने की ज़रूरत है। जब हम वहाँ जाएंगे, कुछ नया लेके लौटेंगे। एक नए भारत के दर्शन हर बार होते हैं जब हम, मैं बहुत लंबे समय तक मेरी नौकरी छत्तीसगढ़ में रही, करीब मैंने 14 साल छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं, और इस नाते मेरा काफ़ी प्रवास सरगुजा, बस्तर इन इलाकों में होता रहा है। एक अच्छे स्वस्थ मनुष्य के दर्शन, एक पवित्र मनुष्य के दर्शन कभी भी आपको करने होते हैं तो आपको इन्हीं स्थानों पर जाना पड़ता है, जिसको हम लोक कहते हैं, लोक प्रदेश कहते हैं। और इसीलिए हमारे सभी जो शास्त्र हैं, चाहे वो पत्रकारिता हो, मीडिया हो, सांस्कृतिक कलाएं हो, प्रदर्शन कलाएं हो, उन सब का एक ही उद्देश्य बताया गया, लोक मंगल। अगर हम लोक मंगल के लिए हमें काम करना है तो लोक कहाँ बसता है? लोक इन्हीं गाँवों से, इन्हीं जंगलों से, इन्हीं से बसता है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे अनेक लोग, अनेक कार्यकर्ता, अनेक संगठन आजकल जा कर के रूट्स पे जाके काम कर रहे हैं, भारत को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि असली भारत कहाँ बस रहा है, असली भारत की मुक्ति कैसे होगी, असली भारत कैसे समर्थ होगा। वो निश्चित रूप से तभी समर्थ होगा जब हम अपने जड़ों से जुड़ेंगे और वैचारिक साम्राज्यवाद के खिलाफ, एक फेक नैरेटिव के खिलाफ मनुष्य की मुक्ति में सहायक बनेंगे। आज के इस मौके पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं आप सबके हृदय में बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर संजय द्विवेदी जी।